वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको PSY 101 के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को जो है वो डिफाइन किया जा सकता है और अंडरस्टैंड किया जा सकता है नंबर ऑफ़ वेज़ के अंदर। कई सारी तरीक़ों से हम समझ सकते हैं पर्सनैलिटी को। ये जो टोटल सम होता है करैक्टरिस्टिक का, जो कि डिफरेंशिएट करता है लोगों को दूसरे से, ये लोगों को दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं, जानी जाती हैं अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी के तौर पर भी। और ये अप्रोचेस हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि वाट, हाउ, व्हेन जो है ये जो है करेक्टरिस्टिक्स का और फीचर का जो कि बनाता है कि इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसको। उसके बाद साइकोडायनामिक अप्रोच आ जाती है। ये अप्रोच जो होती है फोकस करती है अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट के ऊपर पर्सनैलिटी के। मतलब ये कि साइकोलॉजिस्ट जो कि सब्सक्राइब करते हैं इस थ्योरी को, बिलीव रखते हैं अनकॉन्शियस फोर्सेस जो शेप करती है हमारी जो पर्सनैलिटी उनको। साइकोडायनामिक का मॉडल है पर्सनैलिटी का। सो जो कि पॉजिट करता है कि पर्सनैलिटी जो है वो स्ट्रक्चर होती है तीन कंपोनेंट्स के अंदर, इड, ईगो और सुपर ईगो के अंदर। सो एल्पोर्ट्स बेसिक ट्रेड कैटेगरीज जो है इसमें शामिल हैं। थ्री क्लासिक कैटेगरीज जो है ट्रेड्स की, जिसमें कार्डिनल ट्रेड्स आ जाते हैं, कोर करेक्टरिस्टिक्स जो कि फॉर्म करते हैं फाउंडेशन जो पर्सनैलिटी। और सेंट्रल ट्रेड्स आए थे, कोर करेक्टरिस्टिक जो कि फॉर्म करते हैं फाउंडेशन जो पर्सनैलिटी। अच्छा, कार्डिनल ट्रेड, डोमिनेंट ट्रेड, सॉरी मेक मिस्टेक होगी। कार्डिनल ट्रेड्स जो है ये डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं मोस्ट बिहेवियर, जबकि सेंट्रल ट्रेड जो होते हैं ये कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी। और सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं जो कि लेस इन्फ्लुएंशियल ट्रेड होते हैं, इसी इनको सेकेंडरी कहा जाता है। ये अफेक्ट करते हैं बिहेवियर जो स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर। अब कार्डिनल ट्रेड को यहाँ थोड़ा और ज़्यादा बताया जा रहा है। तो ये जो है सिंगल डोमिनेंट ट्रेड है जो कि डायरेक्ट करता है मोस्ट ऑफ पर्सनस एक्टिविटीज़, जैसे कि काइंडनेस, ग्रीड वगैरह। और चंद लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल कार्डिनल ट्रेड होता है। बाकी इसके अलावा सेंट्रल ट्रेड्स आ जाते हैं जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो कि फॉर्म करते हैं कोर जो है पर्सनैलिटी का, इनकी जो बुनियाद है वो। और ज़्यादातर लोगों के अंदर मल्टीपल जो है वो सेंट्रल ट्रेड्स हमें देखने में आते हैं। और सेकेंडरी ट्रेड्स जो होते हैं ये एज अ क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनका कुछ इन्फ्लुएंस होता है पर्सनैलिटी के ऊपर, लेकिन जाहिर बात है ये कम इनका इम्पैक्ट होता है कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेड्स के मुकाबले में। फैक्टर एनालिसिस है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने में अंडरलाइंग पैटर्न जो लार्ज नंबर के अंदर वेरिएबल्स की। और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के अंदर इसको यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो है। अब सरफेस ट्रेड्स है, तो कैटल्स वर्क के जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर हम देखें इसको, तो कैटल ने जो है वो यूज़ के फैक्टर्स एनालिसिस ताकि आइडेंटिफाई करें 46 सरफेस ट्रेड्स जो कि ऑब्जर्वेबल क्लस्टर्स है रिलेटेड बिहेवियर के। उसके बाद सोर्स ट्रेड आ जाते हैं। कैटल ने फर्दर रिफाइन किया अपनी थ्योरी को यूज़ करते हुए फैक्टर एनालिसिस के आइडेंटिफाई करें 16 अंडरलाइंग सोर्स जो ट्रेड्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक डायमेंशन पर्सनैलिटी की। सोर्स ट्रेड जो अंडरलाइंग फैक्टर हैं जो कि राइज करते हैं सरफेस ट्रेड्स को। उसके बाद ये कि 5 ब्रॉड ट्रेड जो कि लाई करते हैं कोर के ऊपर एक पर्सनैलिटी के। इसके अंदर पहला आ जाता है सर्जेंसी, आउटगोइंगनेस और सोशलेबिलिटी आ जाता है। और उसके बाद आता है न्यूरोटिसिज्म, टेंडेंसी होती है एंजाइटी और नेगेटिव इमोशन की तरफ। और इंटेलेक्ट आ जाता है ओपननेस होना एक्सपीरियंस के लिए और क्यूरियोसिटी के लिए। इसके अलावा एग्रीएबलनेस आ जाता है, कोऑपरेटिव और कंपेशन आ जाता है, कंसाइंटियसनेस आ जाता है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। और फिर आता है इसके अंदर पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, सम होता है लर्न रिस्पॉन्सेज का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के लिए। और पर्सनैलिटी कलेक्शन होती है जो लर्न बिहेवियर पैटर्न्स होता है उसका। नाउ द सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी जो है क्या, बिलीव होना खुद की एबिलिटी में कि सक्सेस हो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या एकम्प्लिश करें एक टास्क। और ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है ये, जो कि एम्फेसाइज करती है इनहेरिट गुडनेस, पर्सनल ग्रोथ और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। अब जो असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है उसके अंदर जो है वो क्या क्या आ जाता है, इंटरव्यू आ जाता है, ऑब्जर्वेशन और बिहेवियरल असेसमेंट आ जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट आ जाता है, सेल्फ रिपोर्ट आ जाता है, मेजर आ जाता है, और जो प्रोजेक्टिव टेस्ट आते हैं। इंटरव्यू में हम देखें तो एक फेस टू फेस कन्वर्जेशन होती है, जारी बात है फेस टू फेस आपस में आमने सामने बैठते हैं और गैदर की जाती है इन्फॉर्मेशन पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी को देखा जाता है इंटरव्यू लेते हुए। बिहेवियरल असेसमेंट होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है बिहेवियर की ताकि असेस करें पर्सनैलिटी जी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं।
साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, स्टैंडर्डाइज मेजर होते हैं, डिज़ाइन किया जाता है कि ऑब्जेक्टिवली तौर पे असेस किया जाए पर्सनैलिटी और बिहेवियर, और ये टेस्ट लाजमी तौर पे ज़ाहिर बात है वैलिड होने चाहिए, वो मेजर करें जो उनको मेजर करना चाहिए, रिलायबल हो, कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करें, बेस करते हो नॉर्म्स के ऊपर, इनके कंपेयर करना उसको एक रेफरेंस ग्रुप से। सेल्फ रिपोर्ट मेजर है। पेपर और पेंसिल टेस्ट जो है वो टेस्ट करते हैं कि कहाँ इंडिविजुअल को आंसर देने हैं क्वेश्चंस के, उनके बिहेवियर के बारे में। और प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, टेस्ट जो कि प्रेजेंट करते हैं एम्बिगियस स्टिमुलाई ताकि एलिसिट करें रिस्पॉन्सेज जो कि रिवील करता है अनकॉन्शियस एस्पेक्ट जो है वो पर्सनैलिटी की। अब इंटेलिजेंस की हम बात करें तो इंटेलिजेंस जो है कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने के लिए वर्ल्ड को, रैशनली सोचें, यूज़ करें रिसोर्सेज इफेक्टिवली ताकि ओवरकम कर सके चैलेंजेस को। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो लीनियर प्रोसेस नहीं है लेकिन होती है बर्स्ट के अंदर, और पैटर्न जो डेवलपमेंट रेट का वेरी करता है पर्सन टू पर्सन में। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को हम देखें सो कॉन्सेप्ट जो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस का, उसका एम ये कि एक्सप्लेन करें मेजर करें इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए अक्सर जो है वो साइको मेट्रिक अप्रोचेस जो है। और फिर आता है हमारे पास के यूजेनिक्स आता है। डेफिनेशन जो यूजेनिक्स एक कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस एम्ड है इंप्रूव करने के ऊपर जेनेटिक क्वालिटी ह्यूमन पॉपुलेशन की, और ये कि यूजेनिक जो वाइडली कंसिडर किया जाता है अनएथिकल भी और साइंटिफिकली तौर पे फ्लॉड भी। इंटेलिजेंस जो है वो आ जाता है, इंटेलिजेंस को में जो है वो मेजर किया जा सकता है यूज़ करते हुए इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ करते हुए एक जो है वो बैटरी ऑफ टेस्ट मल्टीपल टेस्ट जो प्रेफर किया जाता है सिंगल टेस्ट के ऊपर ताकि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट किया जाएगी। ज़ाहिर बात है जब मल्टीपल होगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से असेस किया जा सकता है बार बार करने से। वर्बल स्केल होता है, वर्बल स्केल जो है इंटेलिजेंस टेस्ट का जो कि असेस करता है एबिलिटीज़ जो कि रिलेट करती है वोकेबलरी के साथ, कॉम्प्रिहेंशन के साथ और वर्बल रीजनिंग के साथ। और परफॉर्मेंस स्केल होता है इंटेलिजेंस टेस्ट का जो कि असेस करता है एबिलिटीज़ रिलेट करती है स्पेशल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉन वर्बल टास्क जैसे कि असेंबलिंग ऑब्जेक्ट, अरेंजिंग पिक्चर्स वगैरह। साइकोपैथोलॉजी होती है, साइकोलॉजिकल इलनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस जो है ये होते हैं साइकोपैथोलॉजी। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है साइकोपैथोलॉजी का है। एविडेंस जो है ट्रीटमेंट का मेंटल डिसऑर्डर्स का, ये हम देखें तो पहले कहाँ कितना पुराना जाता है, ये स्टोन एज तक जाता है, ये पत्थरों के ज़माने तक हमें देखने में आता है ये। और फिर मिडिल एजेस के अंदर हम देखते हैं यूरोप की। सो यहाँ पर जो है हमें देखने में मिलता है रिलीजियस थॉट को डोमिनेटेड अंडरस्टैंडिंग जो है और ट्रीटमेंट जो है मेंटल डिसऑर्डर्स की, यानी कि जो उनकी रिलीजियस बिलीव्स होते थे उस दौर के अंदर उसने डोमिनेट किया, रिलीजियस थॉट ने डोमिनेट किया अंडरस्टैंडिंग, और जो ट्रीटमेंट था मेंटल डिसऑर्डर का यूरोप के अंदर मिडिल एजेस के दरमियान। और ये पीरियड रहा जब फॉल हुआ वेस्टर्न रोमन एम्पायर का 5th सेंचुरी के अंदर, और 15th सेंचुरी तक ये रहा। अब यहाँ पर सिर्फ रोमन एम्पायर लिखा है क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है उसका फॉल होता है 5th सेंचुरी में, तब से ही मिडिल एज को कंसिडर किया जाता है स्टार्ट, और उसका एंड जो है वो 15th सेंचुरी पे कंसिडर किया जाता है। फिर इन द इस्लामिक वर्ल्ड, अब इस्लामिक वर्ल्ड में हम देखें जो मुसलमानों का जो एक एरा गुजरा है, मेंटली इल को जो है वो ट्रीट किया गया एक गुड और ह्यूमन मैनर के अंदर। जो फिजिशियंस थे मुस्लिम रूल के जो कैलिफ्स थे उन्होंने, साथ में जो है वो एसलिम जो है इनको इस्टेब्लिश किया गया जिन्होंने प्रोवाइड किया स्पेशल केयर और एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट भी, स्पेशल बात, इसके अलावा डाइट, मेडिकेशन, म्यूज़िक और प्लीजेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया पेशेंट्स को। और एसलिम जो कि शुरू हुए 8th सेंचुरी AD में, और पहला जो है वो इस्टेब्लिश किया गया बगदाद में, और बाद में जो है दूसरे जो कायरो में, डमेस्कस में और फेज़ के अंदर। सो जो डेवलपमेंट हुई 18th और 17th सेंचुरी में, एनलाइनमेंट हुई 17 और 18 सेंचुरी में, जिसने इन्फ्लुएंस किया जो अंडरस्टैंडिंग है मेंटल इलनेस की। विलियम ट्यूक की हम बात करें सो इन्होंने, इनकी कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन ट्रीटमेंट के ऊपर मेंटल इलनेस की, और स्टैब्लिशमेंट हुई यॉर्क रिट्रीट की 1796 में, जिसने एम्फेसाइज किया कंपेशन और बन गए एक मॉडल जो है दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए। उसके बाद है विलहेम ग्रीसिंगर 1817 टू 1868। इनका बिलीफ था कि मेंटल डिसऑर्डर जो है वो स्टेम्ड हुआ ह्यूमन पैथोलॉजी से, एम्फेसाइज किया एक बायोलॉजिकल ना कि साइकोलॉजिकल कोज के ऊपर। अब ये कि व्हाट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर, अब एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है ये भी एक जानना ज़रूरी है।
इसको हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज में, कोई ज़ाहिर बात है एक तरीका नहीं बल्कि कई तरीक़ों से। सो कई सारे फैक्टर्स हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कल्चरल नॉर्म्स हैं और प्रोफेशनल नॉलेज भी आ जाती है। सो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं नॉर्मेलिटी को उनके पास एक्सपीरियंस के मुताबिक, कॉमन इन्फॉर्मेशन, कल्चरल ट्रेडिशन, सोसाइटल एटीट्यूड और जो बिहेवियरल नॉलेज है। आईसीडी जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होता है क्लासीफाई करने के लिए तमाम डिजीज़, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी शामिल हैं। एनजाइटी डिसऑर्डर को हम देखें अगर, सो एज अ कंडीशन जहाँ पर एनजाइटी सिग्निफिकेंटली इम्पेयर करती है डेली फंक्शनिंग को। मेजर सिम्टम जो है स्ट्रेस के उसमें क्या शामिल होते हैं? कॉमन सिम्टम जो है स्ट्रेस में उसमें स्लीपलेसनेस है और हेडेक होना है, सर में दर्द, ट्विचिंग और ट्रेम्बलिंग वगैरह भी आती है, ड्राई माउथ का होना, मेमोरी प्रॉब्लम होना, लोग जो भूल जाते हैं वो भी आ जाता है, वो भी स्ट्रेस की वजह से होता है, नाइटमेयर्स, डरावने ख्वाब आना और इरिटेबिलिटी वगैरह, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब प्रोग्नोसिस जो है ये जो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन मैनेजेबल होता है थेरेपी के ज़रिए, मेडिकेशन के ज़रिए। अब फ़ोबियाज़ होते हैं, लोगों को डिफरेंट तरह के फ़ोबियाज़ होते हैं। तो ये पर्सिस्टेंट, इर्रेशनल और इंटेंस फ़ियर होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स का या सिचुएशन का, जो कि इंडिविजुअल एक्सप्लेन नहीं कर सकता या ओवरकम नहीं कर सकता। सिम्पटम्स जो शामिल होते हैं उसके अंदर आ जाता है पर्स्पिरेशन है, फ्रस्ट्रेशन होना, रैपिड हार्ट बीट होना और हेडेक वगैरह का भी होना। अब जो है वो ऑब्सेशन आ जाता है, एक अनवांटेड, रेकरेंट और इंट्रूसिव थॉट होती है, और कंपल्शन जो है वो जो है क्या है, अनकंट्रोलेबल अर्ज होती है कि परफॉर्म किया जाए, स्पेसिफिक एक्शन को बार बार किया जाए। प्रोग्नोसिस हम देखते हैं, एक क्रॉनिक इलनेस होती है जिसके अंदर टोटल रिमूवल होती है सिम्टम की, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट मेडिकेशन और थेरेपी के ज़रिए पॉसिबल है। अब है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर आ जाता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो मैनिफेस्ट होती हैं एज अ फिज़िकल सिम्टम बगैर किसी फिज़िकल कॉज के। सो दो तरह की टाइप होती है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की, उसमें हाइड्रो कॉन्ड्रेसिस है और कन्वर्जन डिसऑर्डर आ जाता है। हाइपोकॉन्ड्रेसिस में हम देखें एक टाइप है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की, जिसके अंदर परसिस्टेंट फेयर होता है इलनेस का या प्रीऑक्यूपेशन का, हेल्थ कंसर्न के साथ, और इंटरप्रेट होता है माइनर सिम्टम एज अ साइन जो है सीरियस डिजीज़ के तौर पे। और कन्वर्जन डिसऑर्डर जो होता है इसमें एज अ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, जहाँ पर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते हैं जेन्युइन फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल कॉज के साथ, अक्सर जो है वो होता है सडनली तौर पे बगैर किसी प्रायर इंडिकेशन के। एसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी फैसेट्स जो है वो बन जाते हैं सेपरेट, अक्सर जो एज अ वे के कॉप किया जाए स्ट्रेस या ट्रॉमा के साथ। अब जो टाइप्स हैं एसोसिएटिव डिसऑर्डर की, उसमें डिसोसिएटिव एमनीजिया होता है, सेलेक्टिव मेमोरी लॉस, या अक्सर जो कि रिलेट करता है ट्रॉमा से। इसके अलावा डिसोसिएटिव फ्यूज है, एक फॉर्म जो एमनीजिया की जिसमें शामिल है सडन ट्रैवल और पोजीशन अजम्पशन जो एक न्यू आइडेंटिटी का। फिर मूड डिसऑर्डर आ जाता है, जिसमें जो है वो क्या है कि मेजर डिप्रेशन है, मेनिया है और जो बायोपोलर डिसऑर्डर है। और फिर आ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया, एक कैटेगरी मेंटल डिसऑर्डर जो कि क्या होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है रियलिटी की, और विड्रॉल आ जाता है एज एक सिम्टम जो है स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ पर इंडिविजुअल आइसोलेट करते हैं ख़ुद को दूसरों से ताकि अवॉइड कर सके सोशल इंट्रैक्शन। जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक जो क्वालिफिकेशन और रोल होता है, ज़ाहिर बात है, जो कि जिनके पास डॉक्टरल डिग्रीज़ होती हैं, कंप्लीट करते हैं, इंटर्नशिप स्पेशलाइज होते हैं असिस्ट करने में और ट्रीट करने में साइकोलॉजिकल जो है वो प्रॉब्लम्स को। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो टिपिकली जिनके पास डॉक्टरल डिग्री होती है और असिस्ट करते हैं इंडिविजुअल को रूटीन लाइफ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स के साथ, अक्सर जो कि वर्क कर रहे हैं यूनिवर्सिटी सेटिंग्स के अंदर। साइकेट्रिस्ट होते हैं, ये प्राइमरीली तौर पर मेडिकल डॉक्टर ही होते हैं और इनके पास एमडी, एमबीबीएस या कोई दूसरी क्वालिफाइंग मेडिकल डिग्री होती है, जो भी लॉ होता है कंट्री का उसके मुताबिक। और ये जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के अंदर भी डील करने के लिए मेडिकल डिसऑर्डर के साथ। साइको एनालिस्ट भी होते हैं, ऐसे प्रोफेशनल जो कि स्पेशलाइज होते हैं साइको एनालिसिस के अंदर, जो कि मेडिकल डॉक्टर भी हो सकते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं स्पेशल ट्रेनिंग के साथ इस अप्रोच के अंदर। क्लिनिकल या साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं, ये जो है वर्क प्रोफेशनल होते हैं मास्टर डिग्री के साथ, स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है जो कि प्रोवाइड करते हैं थेरेपी जो है वो फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए। फिर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है रिप्रेशन की, जिस रोल है अंडरस्टैंडिंग रिप्रेशन का, एक डिफेंस मैकेनिज्म है साइको एनालिसिस के अंदर।
और फिर ड्रीम कंटेंट आ जाता है जिसके अंदर लैटेंट कंटेंट होता है और मैनिफेस्ट होता है। लैटेंट जो होता है अंडरलाइंग और हिडन मीनिंग होती है ड्रीम की, जबकि मैनिफेस्ट जो होता है एक सरफेस लेवल डिस्क्रिप्शन होता है ड्रीम का। ड्रीम एनालिसिस आ जाता है, इसको यूज़ किया जाता है अनकवर करने के लिए जो लैटेंट कंटेंट होता है ड्रीम का और इंटरप्रेट करना उनकी जो सिंबॉलिक मीनिंग होती है। सिस्टमैटिक डिसेंटिसाइजेशन होता है एक बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक जिसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए फोबिया जो है ग्रेजुअली पेयर करते हुए एक फेयर्ड स्टिमुलस जो है रिलैक्सेशन के साथ। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आ जाती है एक बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक जहाँ पर पेशेंट जो है वो लर्न करते हैं न्यू बिहेवियर ऑब्जर्व करते हुए और इमिटेट करते हुए दूसरों को। ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है टेक्निक जिसमें यूज़ किया जाता है रिवार्ड और पनिशमेंट जिनको यूज़ किया जाता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन में ताकि चेंज किया जाए बिहेवियर्स को। फिर टोकन इकोनॉमी या फिर टोकन सिस्टम आ जाता है एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक जहाँ पर डिजायर्ड बिहेवियर जो है रीइंफोर्स किया जाता है उनको टोकन के साथ जिनको एक्सचेंज किया जा सकता है रिवार्ड्स के लिए। कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग आ जाता है एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक जिसमें जो है वो एक रिटर्न एग्रीमेंट शामिल होता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान, जो कि आउटलाइन करता है डिजायर्ड बिहेवियर और जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको। फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन आ जाती है एक ब्रॉडर डेफिनेशन है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की एज अ थेरापिस्ट स्ट्रेटजी कि वो इंक्रीज करता है डिजायर्ड बिहेवियर और डिक्रीज करता है वो अनडिजायर्ड बिहेवियर, यहाँ पे जो दिया गया इसके मुताबिक। अब जो शेपिंग है एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक है जहाँ पे सक्सेसिव जो अप्रोक्सीमेशन है डिजायर्ड बिहेवियर की उसको रीइंफोर्स किया जाता है जब तक टारगेट बिहेवियर जो है उसको सीखा जाए। और फिर कार्ल रोजर्स साइकोथेरापी आ जाती है कार्ल रोजर्स पर्सन्स थेरापी थ्योरी जो कि जानी जाती है क्लाइंट सेंटर्ड या फिर नॉन डायरेक्टिव थेरापी एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो कि एम्फसाइज करती है क्लाइंट की जो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। फिर सोशल साइकोलॉजी आ जाती है एक स्टडी जो है कि कैसे लोगों की थॉट फीलिंग एक्शन इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरों से। एटीट्यूड जो है आ जाते हैं एज अ लर्न एवेल्यूशन जो कि इंडिविजुअल के होते हैं दूसरों के लोगों के बारे में ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स बिहेवियर और बिलीव्स। और फिर जो है एबीसी मॉडल आ जाता है इसमें अफेक्टिव मॉडल होता है जो फीलिंग जो है जो है वो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में। बिहेवियरल कंपोनेंट आ जाता है प्री डिस्पोजिशन जो है कि एक्ट किया जाए सर्टेन वे में एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की तरफ। और कॉग्निटिव कंपोनेंट आ जाता है बिलीव्स और थॉट जो है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में। फिर पर्सुएशन आ जाता है एक प्रोसेस होता है चेंजिंग होने का लोगों का जो एटीट्यूड है उसका। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज, इसमें मैसेज सोर्स आता है जो क्रेडिबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैसेज है जिसमें कंटेंट लॉजिक इमोशनल अपील है। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस है जो कि पर्सनैलिटी और मोटिवेशन वगैरह है। एट्रीब्यूशन थ्योरी है एक ये कि स्टडी करना कि कैसे लोग कैसे जो है वो लोग ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं जो कॉजेज़ हैं बिहेवियर के उनके ख़ुद के भी और दूसरों के भी। यानी ये थ्योरी बताती है कि कैसे लोग एक्सप्लेन करते हैं वजाहत देते हैं जो सबब है जो कॉज है बिहेवियर का उनके ख़ुद का भी और दूसरों का भी। और फिर ऑबिडेंस आ जाता है एक फॉर्म है कन्फर्मिंग बिहेवियर की जो कि होती है रिस्पॉन्स में कमांड्स जब मिलती है अथॉरिटी फिगर्स की यानी कि जिनके पास अथॉरिटी उनसे जो कमांड मिल रही है उसके रिस्पॉन्स में जो है ज़ाहिर बात है कन्फर्मिंग होती है कि उसी के मुताबिक है। फिर कंप्लाइंस आ जाता है जो कि सोशल प्रेशर के मुताबिक है एक तरह से। प्रिजुडिस होता है। प्रिजुडिस में क्या होता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती है सोशल ग्रुप्स और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके बारे में। स्टीरियोटाइप आ जाता है एक स्कीमा है जो है मेंटल फ्रेमवर्क जिसके अंदर बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन होते हैं ग्रुप के बारे में जो कि सोली तौर पे बेस करता है ग्रुप मेंबरशिप के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।